स्वागत है आप सभी का परीक्षा अध्ययन 2.0 के यूट्यूब चैनल पर। सीटेट 21 जनवरी 2024 की प्रिपरेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास 5 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं उन सभी प्रकार के प्रश्नों को जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आइए जुड़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मीडियन ऑफ ए डेटा, यानी निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ों के माध्य का एक अभिलक्षणिक है। तो मीडियन के बारे में आप जानते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक डेटा ले रखा है 2, 4, 6, 8 और 10। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हमारे पास 5 हैं। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स 5 होते हैं तो माध्यिका जो होती है, जो मीडियन होता है, वो होता है n+1/2वां पद। n+1/2वां पद होता है। तो यहाँ पर यानी बीच वाला पद आपका क्या होता है, माध्यिका हो जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो 6 होगी वही हमारी माध्यिका हो जाएगी। लेकिन अगर मैं दोनों तरफ से 2 और 10 को छोड़ दूँ तब मेरे पास जो डेटा बचेगा वो 4, 6 और 8 बचेगा। इसके बाद भी आप देखेंगे कि माध्यिका मेरा मध्यपद यानी 6 ही प्राप्त हो रहा है। तो ये स्पष्ट होता है इससे जो आंकड़े होते हैं उन पर जो होती है वो माध्यिका पूर्णतः निर्भर नहीं करती है, तो चरम अंकों पर निर्भर नहीं करती है। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम अगर हम एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल ले लिया 2, 3 और 5 ले लिया। अब यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स 3 हैं। तो माध्यिका क्या होगी, बीच वाला पद होगी, यानी सिंपल सी बात है 3 होगी। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, 2, 3 तो है, लेकिन 5 की वैल्यू अगर मैं इंक्रीज कर दूँ मैं 5 की जगह पर 8 कर देता हूँ। 5 की जगह पर 8 करने के बाद भी जो माध्यिका होगी वो क्या होगी, वो 3 ही होगी, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स अभी भी 3 है। इसलिए जो माध्यिका होगी वो अभी भी कितनी होगी, हमारे पास कितनी होगी, 3 ही हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो आंकड़ों पर जो होती माध्यिका वो पूर्णतया निर्भर नहीं करती है। तो इसमें जो चौथा विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा कि यह आंकड़ों के चरम अंकों से प्रभावित नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि a = 7/9 तथा b = 5/13 तो डेज का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हमें a की वैल्यू दी हुई है और b की वैल्यू दी हुई है। तो a इनवर्स की वैल्यू कितनी होती है, a इनवर्स का मतलब a का उल्टा, तो हो जाएगा 1/a। तो इसी को लेते हुए यहाँ पर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जो हमको सॉल्व करने के लिए दी गई है। तो यहाँ a की पावर -1 + b की पावर -1 इंटू a + b की पावर होल पावर -1। तो सॉल्व करेंगे तो a इनवर्स का मतलब उल्टा a का, तो ये हो जाएगा 9/7। b इनवर्स b का उल्टा, ये हो जाएगा 13/5 गुणे a की वैल्यू 7/9, b की वैल्यू 5/13 और उसकी पावर -1। तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9×5 = 45 और ये आ जाएगा 13×7 = 91। नीचे गुणा करेंगे तो 5 का 7 से 35 आ जाएगा। इधर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 13×7 = 91 और इधर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 9×5 = 45। इसके बाद हमारे 13×7 = 91 ये हो जाएगा गुणा करने पर नीचे, लेकिन यहाँ पर जो पावर होगी वो -1 होगी। तो यहाँ सॉल्व करते हैं तो ये 6 आ जाएगा, 9 × 4 = 13, 136 आएगा बटे 35 आया। इधर करेंगे 9 × 4 = 13 बटे 91, लेकिन इधर इसकी पावर -1 होगी। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो आगे वाला तो वैसे ही कि वैसा ही रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 136/35 और यहाँ पर इसका उल्टा हो जाएगा, 91 ऊपर हो जाएगा, 136 नीचे हो जाएगा। तो 136 से 136 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 91/35। अब यहाँ पर हमारे पास आंसर आप देख सकते हैं कौन सा मैच कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है a = 7/9 और b = 5/13 तो निम्न का मान क्या होगा। तो यहाँ पर पहले समझ लेते हैं कि a इनवर्स दिया हुआ है, इसी पर एक क्वेश्चन बेस है। तो a की घात -1 का मतलब a की उल्टा यानी 1/a हो जाएगा। तो इसी के आधार पर हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो पहले में है a की पावर -1 प्लस
बी की पावर -1 गुणे ए प्लस बी की पावर -1 होल पावर हो गई। ए इन्वर्स मतलब ए का उल्टा, तो ए की मान है 7/9, तो उसका उल्टा हो जाएगा 9/7। बी का मान 5/13 है, तो उसका उल्टा 13/5 हो जाएगा। इसके बाद ए प्लस बी की वैल्यू हमें दे रखी है 7/9 और 5/13 दे रखी है, इसकी पावर -1 हो जाएगी। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 9×5 = 45 आ जाएगा और ये आ जाएगा 13×91। नीचे गुणा करेंगे तो 5×35 आ जाएगा। इसके बाद इस कॉलम में सॉल्व करेंगे तो 13×91, 9×5 = 45 और ये आ जाएगा 13×9=117, उसकी पावर -1 हो जाएगा। इधर जोड़ेंगे तो हमारे पास 136 आ रहा है बटे 35 हो गया, और इधर करेंगे तो ये भी 136 आ जाएगा और 117 आ जाएगा, लेकिन इसकी पावर -1 है, तो हम -1 पावर, इसका मतलब उसको उल्टा करना पड़ेगा। तो इसको उल्टा करेंगे तो 117 ऊपर हो जाएगा और 136 नीचे हो जाएगा। 136 से 136 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 117/35, जो कि हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये हमें चौथे विकल्प में दिख रहा है, तो चौथा विकल्प हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 196 को किस न्यूनतम संख्या से गुणा किया जाए कि वह एक पूर्ण घन बन जाए। अब आप जानते हैं कि घन बनने के लिए 3 के जोड़ों की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है वो 196 दिया हुआ है, तो पहले इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो 2 से काटते हैं तो 2 × 9 = 18 और ये बचेगा 16, 2 × 8 = 16 हो जाएगा। फिर 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 × 4 = 8, 2 × 9 = 18, फिर 7 से कैंसिल करेंगे, 7 × 7 = 49 और फिर 7 से करेंगे तो 7 × 1 = 7। यानी 196 का जो फैक्टर मिला, 196 का जो फैक्टर मिला वो मिला 2 × 2 गुणे 7 × 7। अब आप देखेंगे कि घन बनने के लिए कितने 2 है, 2 की संख्या 2 है। अगर 1 2 मुझे और मिल जाए, अब 7 भी 2 हैं तो वो भी 1 मिल जाए, तो अगर 1 2 और 1 7 मिल जाए तो संख्या जो 196 है वो पूर्ण घन बन सकती है। तो यानी 1 2 चाहिए और 1 7 चाहिए, तो छोटी छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 7 दूनी 14 हो जाएगी। यानी अगर 196 में मैं 14 से गुणा कर दूं तो जो भी संख्या प्राप्त होगी वो एक पूर्ण घन हो जाएगी। तो इसका पहला ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि व्यंजक में y² का गुणांक है। तो इस प्रकार का प्रश्न हमने पिछले वाले जो भी सेट किए उनमें आपको बताया हुआ है कि जब भी आपसे गुणांक पूछे किसी भी टर्म का, किसी भी चरपद का अगर गुणांक पूछ ले तो हमें केवल उसी वाले पद के गुणांकों को देखना है, बाकी पूरा सॉल्व करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर y है और दूसरे में यहाँ पर y है, तो y गुणा करेंगे तो y² हो जाएगा। बाकी किसी भी तरीके से गुणा करेंगे इन दोनों को तो y² नहीं मिलेगा, तो उनसे हमें कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरे में 2y है और इधर y है, तो गुणा करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा और 2y को y से गुणा करेंगे तो माइनस का 2y² आ जाएगा। तो ये वाला प्लस का आया था, ये वाला माइनस का आया था, तो y² में से 2y² चला जाएगा तो बचेगा माइनस का y²। तो अभी कितना आया, माइनस आया, तो माइनस का मतलब कुछ नहीं है, तो कितना आ जाएगा, y का गुणांक आया -1, जो कि दूसरे विकल्प में है, तो दूसरा विकल्प हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अगर इसको इस प्रकार से करेंगे तो आपका समय बच जाएगा और आप बहुत आसानी से इसको कर भी लेंगे, गलत होने के भी चांसेस कम हो जाएंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसी त्रिभुज ABC की भुजा AC पर बिंदु D है। तो मैं मान लेता हूं कि ये हमारे पास AC भुजा हो गई और इस पर एक बिंदु D हो गया और ये रहा ऊपर की साइड में बिंदु B। क्लियर। अब बिंदु D बीच में हो गया है, इस प्रकार स्थित है कि AD और BD इक्वल हैं। तो ये हो गई AD और ये हो गई BD। तो AD और BD जो है वो एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी कि इस साइड में देखा जाए तो एक समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण होता है। उसी प्रकार CD BC के इक्वल है। अब जो CD है ये वाली, इस साइड वाली BC के इक्वल है, तो इस साइड में भी दो साइड या दो भुजाएं इक्वल हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि इस साइड में भी एक समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो अब आप बताइए कि
उसने एक कोण दे रखा है कि बी ए सी 30 डिग्री। अब बी ए सी आपके पास कौन सा है, बी ए सी, यानी ये वाला जो कोण दिया हुआ है इसका मान उसने 30 डिग्री दे रखा है। तो अब इसके सामने वाली जो भुजा वो है, तो क्योंकि जब दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के कोण ही बराबर होंगे। तो अगर ए डी और बी डी बराबर है तो ए डी के सामने ये वाला कोण हो जाएगा, क्योंकि बी डी के सामने वाला कोण 30 अंश आया जो कि ए है, तो ए डी के सामने वाला जो कोण होगा वो भी कितना हो जाएगा, वो भी 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं। तो ये तो 30-30 हो गया। तो अब इस साइड में ये कितना मिलेगा भैया, ये तो 30-30 60 हो गया। तो अब बचा कितना, 120 बचा। तो इस साइड में ये वाला जो कोण हो जाएगा वो 120 डिग्री हो जाएगा। अब ये हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है ए बी सी का मान। तो ए बी सी का निकालोगे तो क्या मिलेगा, अभी ए बी सी निकाल नहीं सकते क्योंकि दोनों तरफ के हमारे पास कोण होने चाहिए। और उसके बाद बी डी सी पूछा है, बी डी सी, तो बी डी सी यानी दोनों उस तरफ के हमसे कोण पूछे हैं। तो अब आप देखेंगे कि ए डी सी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ए डी और सी एक स्ट्रेट लाइन है, पूरा 180 अंश का कोण बनाएगी। तो एक तरफ 120 हो गया तो दूसरी तरफ कितने का अंश का कोण होगा, ये हो जाएगा 60 अंश का कोण। अच्छा, अब इसी प्रकार जब डी सी और बी सी बराबर हैं तो सिंपल सी बात, ये तो 60 हो गया। अब जब भुजाएं सम्मुख बराबर हैं तो अगर इनके सामने का ये कोण बराबर हो गया तो इनके सामने का ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि बी सी के सामने 60 अंश का कोण बना है तो डी सी के सामने भी कितना बनेगा, 60 डिग्री का कोण बनेगा। तो अब बचा कौन, इन्हीं दोनों को पूछा था कि ए बी सी। तो ए बी सी दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, इस साइड में 30 बना, ध्यान से देखिएगा, और इस साइड में 60 बना, दोनों को जोड़ेंगे तभी ए बी सी बनेगा। तो 30 और 60 कितना हो गया, ये हो गया 90 डिग्री। अब बी डी सी की बात करें तो बी डी सी यानी ये वाला कोण कौन सा, यहाँ पर हाईलाइटर, यहाँ पर ध्यान से देखिए, बी डी सी आपका 60 अंश का हो जाएगा। तो ये 60 अंश का हो जाएगा तो जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 150 अंश। तो ए बी सी और बी डी सी को जोड़ने पर जो आंसर मिला वो 150 अंश मिला। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये आपका बहुत ही आसान सवाल है, इसको तो आप ओरली अपने दिमाग में भी जोड़ घटा करके कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा यसे कथन सत्य है। स्टेटमेंट पहला दिया हुआ है कि संगत कोण तिर्यक रेखा के विपरीत ओर स्थित होते हैं। तो ये तो बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि संगत कोण जो होते हैं वो एक ही रेखा की एक ही दिशा में होते हैं। तिर्यक रेखा के एक ही दिशा में दोनों कोण स्थित होते हैं जो कि संगत कोण होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं। तो अब आप देखेंगे संगत कोण कौन से हैं, अगर ये वाला है और ये वाला, ये दोनों जो होते हैं वो संगत कोण होते हैं। यानी एक अंदर, दोनों समांतर रेखाओं के अंदर बना हुआ होता है और एक उसके बाहर की ओर, लेकिन दिशा एक ही तरफ होती है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, क्योंकि उसने बोला कि संगत कोण तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण संपूरक होते हैं। संपूरक यानी उनके दोनों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है। अब एक ही ओर का अंतःकोण यानी अगर मैं मान लूँ जैसे कि ये इस साइड में एक ये कोण हो गया, जहाँ पर हाईलाइटर यहाँ पर देखिए, अगर ये कोण ये हो गया और एक कोण ये हो गया, अब ये एक ही ओर के अंतःकोण हो गए। अंतःकोण भी हो गए क्योंकि दोनों समांतर रेखाओं के अंदर की तरफ हैं, और एक ही ओर हो गए। तो इन दोनों को जो जोड़ते हैं तो वो कितना होता है, संपूरक होता है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। एक ही ओर के अंतःकोणों का जो योग होता है समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है वो 180 अंश हो जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया। तीसरा कहता है कि एकांतर अंतःकोण तिर्यक रेखा के विपरीत ओर स्थित होते हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है। एकांतर अंतःकोण जो होते हैं, जैसे कि एक इधर का n हो जाएगा, जैसे कि एक इधर का ये वाला हो गया तो इधर वाला ये वाला हो जाएगा, एक उस तरफ वाला और एक तिर्यक रेखा की दूसरी तरफ वाला, लेकिन दोनों समांतर रेखा के अंदर की ओर ही होने चाहिए। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अब चौथा स्टेटमेंट कहता है कि एक एकांतर अंतःकोण संपूरक होते हैं। संपूरक नहीं होते, एकांतर अंतःकोण तो एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो चौथा स्टेटमेंट भी हो गया गलत, यानी इसके दो विकल्प सही हैं। बी एंड सी जो हैं वो दोनों ऑप्शन आपके राइट हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मान लीजिए कि एक पंचभुज के आधार वाले पिरामिड के पलकों, शीर्षों और किनारों की संख्याएं क्रमशः एफ, वी और ई हैं, तब डेस बराबर है, यानी इसका मान हमसे पूछा है। तो पिरामिड के बारे में हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है, अगर हमसे आप जुड़े हुए हैं तो।
तो मैंने बताया कि पिरामिड में जो फेसेज होते हैं और जो वर्टिसेज होते हैं, यानी शीर्षों और फलकों यानी फेसेज की जो संख्या होती है वो इक्वल होती है, और वो होती है n+1। n बोले तो यहाँ पर वो संख्या यानी जो पंचभुज हो या षटभुज हो, एक जो पिरामिड होता है पेंटागोनल, उसमें जितने भी होते हैं नंबर ऑफ साइड्स वो, तो यहाँ पर पंचभुज है तो पंचभुज में 5 होती हैं भुजाएं, तो 5 में अगर हम एक ऐड कर देते हैं तो मेरे पास मिलता है 6। यानी यहाँ पर फेसेज की संख्या देखा जाए तो 5 होगी, और वर्टिसेज यानी शीर्ष भी इसमें 6 होंगे, और फलक भी 6 होंगे। ये तो दोनों सेम हो गए। लेकिन अगर एजेज पूछे तो एजेज की संख्या के बारे में मैंने आपको बताया हुआ कि भुजाओं की संख्या जितनी दी उसको 2 से गुणा कर दो तो मिल जाता है किनारों की संख्या, एजेज मिल जाते हैं। तो यहाँ पर साइड 5 हैं, उसको 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 10, यानी यहाँ पर किनारे यानी एजेज की संख्या 10 आ गई। अब उसने टोटल वैल्यू पूछी है तो 4 इंटू ई की वैल्यू हमने निकाली 10 यहाँ पर पुट कर दिया। 2 एफ की वैल्यू यहाँ पर 6 दी रखी है -3, वी की वैल्यू भी 6 होगी क्योंकि दोनों वर्टिसेज और फेसेज जो सेम होते हैं। तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 18। यहाँ सॉल्व करेंगे 52, 8 जाएगा 42 और 8 जाएगा, ये आ जाएगा 34। यानी कि टोटल कॉम्बिनेशन का जो आंसर है वो 34 आया, जो कि दूसरे विकल्प में है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। हालांकि मैंने ये आपको कई बार बताया हुआ है, मुझे नहीं लगता कि आप इस प्रकार के प्रश्नों में गलती करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिभुजों ABC, हमारे पास एक त्रिभुज A, B और ये C हो गया, और दूसरा हमारे पास PQR दिया हुआ है। अब कोण A की वैल्यू जो दी हुई है वो हमारे पास कितनी दे रखी है, कोण A की वैल्यू 50 दे रखी है, तो ये तो 50 हो गई। उसके बाद कोण C की वैल्यू उन्होंने 75 दे रखी है, तो ये 75 हो गई। ध्यान से देखिएगा, मैंने अब आपको करना कैसे है पहले ये ध्यान लीजिए। जैसे कि उसने त्रिभुज ABC दे रखा है, तो ठीक मैंने ABC के पॉइंट जो भी हैं उनको मैंने डिनोट कर दिया, लेकिन जो PQR है उसके बिंदुओं को हम प्रदर्शित नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पहले वाले बिंदुओं से मैच कराना है। तो यहाँ पर A अगर 50 अंश का है तो दूसरे में यानी त्रिभुज PQR में जो 50 होगा वही वाला हम उस ऊपर रखेंगे, क्योंकि A अगर 50 अंश का है तो PQR में भी 50 अंश का होना चाहिए, क्योंकि सर्वांगतमता अगर हमें चेक करनी है तो आप देखेंगे कि 50 अंश इसमें कौन सा है, R वाला है। कौन सा है? R वाला है। तो A का जो कंपेरिजन होगा वो R से होगा, तो अगर A 50 था तो R भी 50 था, तो वो मिल गया। अब आप देखेंगे A 50 हो गया, C 75 हो गया, तो B कितना बचा? B बचा 55, B बचा 55। अब आप देखेंगे कि PQR में 55 कौन है, PQR में 55 आपको कौन सा मिल रहा है, आप देख सकते हैं Q वाला मिल रहा है। तो Q वाला मिल रहा है, यानी कि B के साथ जो रिलेट करेगा वो Q वाला होगा, जिसकी वैल्यू 55 डिग्री हो जाएगी। अब आपको आगे बिल्कुल सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको बिंदुओं से जो कंपेरिजन करना था वो आपको मिल गया। A को रिलेट करना था R से, अब B को रिलेट करा आपने किससे? Q से, क्योंकि दोनों के जो एंगल हैं वो सेम हैं, वो हो गया Q से। और बाकी बचा C, तो उसको रिलेट करेंगे P से, क्योंकि अब बचा P है तो P से रिलेट करेंगे। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के कैंगुरेंस हो जाएंगे। या आप इधर उल्टा कर सकते हैं, अगर PQR देखेंगे तो PQR देखेंगे तो कैसे मिलेगा, वो हो जाएगा, क्योंकि A को R से दिखाया था तो P को दिखाया किससे? C से, Q को दिखाया B से, और R को दिखाया A से। तो इस प्रकार से भी हो सकता है। तो ये B है। तो आप देख सकते हैं चाहे इस प्रकार से आपको विकल्प दे तो ये भी सही हो जाएगा, और ये इस प्रकार दे दे तो ये भी सही हो जाएगा। बाकी आपको इसमें भुजाएं देखने की कोई ज़रूरत है नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि इतने से ही आंसर आ रहा तो बाकी देखने की कोई ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। तो PQR जो है वो CBA के बराबर हो गया। तो ये आप देखेंगे कि चौथे विकल्प में आपको मिल रहा है, तो चौथा विकल्प भी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी ज़्यादा देखने की कोशिश करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, और जो लोग जानते हैं उनको तो कन्फ्यूजन हो ही नहीं सकती, चाहे इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो 22 सेंटीमीटर वाले एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं पहले रेक्टेंगल को हमने किससे दिखाया? R से दिखा लिया। R में जो लंबाई दी हुई है यानी आयत, रेक्टेंगल यानी आयत की जो लंबाई दी हुई है वो दी हुई है 22 सेंटीमीटर,
क्लियर। उसके बाद कह रहा है कि यदि इस समांतर चतुर्भुज, अब बात करते हैं पैरेललोग्राम, यानी जिसको मैंने पी से डिनोट करा। अब पैरेललोग्राम की बात करें तो उसमें दो, इसकी संगत आधार की लंबाई 6 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो जो संगत आधार की लंबाई 6 सेंटीमीटर है उससे 5 अधिक है कौन? समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई। तो जो पहले मैं बेस मानता हूँ, बेस को बी से, आधार उसने दे रखा है समांतर चतुर्भुज का 6 सेंटीमीटर, और जो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई है, हाइट है, वो बेस से 5 सेंटीमीटर अधिक है। यानी कि 6 में 5 जोड़ोगे तो आ जाएगा 11। तो 11 सेंटीमीटर समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई हो गई। अभी उसने बोला कि आयत का परिमाप बताइए, लेकिन हमें मालूम है क्योंकि उसने जो कंडीशन दे रखी है कि जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहाँ से निकालेंगे अगर हम आयत का क्षेत्रफल तो 2 गुणे, सॉरी 1 मिनट, ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे बेस इंटू हाइट। आप कह सकते हैं कि बेस इंटू ये हो जाता है हाइट। तो हमारे पास लंबाई उसने आयत की दे ही रखी थी 22 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमें प्राप्त करना है आयत की, वो मालूम नहीं है। आधार का जो बेस का जो लंबाई है वो उसने 6 सेंटीमीटर दे रखा है और ऊंचाई उसने 11 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 11 दूना 22, और 2 से 6 को काटेंगे तो 3 बार में जाएगा। यानी यहाँ से मैंने सॉल्व करके बी की वैल्यू निकाल ली 3 सेंटीमीटर, यानी आयत की जो चौड़ाई है वो हो गई 3 सेंटीमीटर। तो अब बात करते हैं पेरीमीटर यानी परिमाप की, किसके? आयत की। तो रेक्टेंगल का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुणे लंबाई तो उसने 22 सेंटीमीटर पहले से ही दे रखी थी, और चौड़ाई मैंने निकाली 3 सेंटीमीटर। तो 22 3 25, 25 दूना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। यानी कि जो आयत बना उस आयत का जो परिमाप मिला वो मिला मुझे 50 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर वाले एक समचतुर्भुजाकार खेत का एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर है। तब इस खेत का 21 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत है। तो समझिए ध्यान से, कह रहा है कि उसका एक विकर्ण कितना है? 16 सेंटीमीटर है। और आप जानते हैं कि समचतुर्भुज जो होता है उसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं? एक दूसरे को किस पर? 90 डिग्री पर, मतलब कि समकोण पर काटते हैं, और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं, यानी समान 2 भागों में विभक्त करते हैं। तो एक विकर्ण अगर 16 था तो मैंने मान लिया कि ये इसका आधा कितना बचा? 8 बचा। क्योंकि अब समकोण बना तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय भी लगा सकते हैं। तो एक विकर्ण तो उसने दे रखा है कि 16, जिसका मैंने आधा ले लिया, तो वो हो गया मेरे पास कितना? वो मिल गया मुझे 8 सेंटीमीटर। अब मुझे दूसरा विकर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। तो जो क्षेत्रफल होता है समचतुर्भुज का वो होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल d1 इंटू d2, जो कि उन्होंने दे रखा है कि 240 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहाँ से क्षेत्रफल से हमने सॉल्व करके अगर निकालना चाहूँ तो विकर्ण दूसरे की जो वैल्यू होगी वो यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। तो 240 गुणे 2 हो जाएगा, और बटे d1 जो कि इसने 16 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2 × 16, और ये 8 से 240 को काटेंगे तो 8 × 3 = 24, यानी आया 30 सेंटीमीटर। यानी दूसरे विकर्ण की लंबाई मिली 30 सेंटीमीटर। तो उसका आधा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15, और ये मैंने बताया कि 8 हो गया। तो आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट भी याद होंगे कि 8, 15 और 17 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर समचतुर्भुज की जो 4 त्रिभुज बनते हैं वो चारों के चारों समकोण त्रिभुज होते हैं, क्योंकि दूसरे विकर्ण एक दूसरे विकर्ण को 90 डिग्री पर काटते हैं। तो यहाँ से मिल जाएगा 8, 15 और 17। अब देखिए पाइथागोरस ट्रिपलेट की क्या फ़ायदा हुआ। यहाँ मुझे याद था तो मुझे उस पाइथागोरियन ट्रिपलेट वाले फार्मूले को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। इसी प्रकार अगर आप याद रखेंगे तो आपका समय बचेगा और गलतियों की चांसेस भी कम पड़ जाएंगे। अब उसने पूछा कि बाड़ लगाना है, तो बाड़ लगाना है तो बाड़ क्या लगाएंगे? बाड़ एक प्रकार से परिमाप पूछ रहा है, क्योंकि उसके चारों ओर लगाएंगे तो परिमाप जो होता है वो क्या हो जाएगा? 4 गुणे भुजा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो समचतुर्भुज का होता है उसकी चारों भुजाएं इक्वल होती हैं। तो यहाँ से निकल आएगा 4 गुणे भुजा हमने कितनी निकाली? 17 निकाल ली कि नहीं निकाल ली? तो ये हो जाएगी 17। तो 17 चौको 68 हो जाएगा। अब बात करते हैं खर्च की। तो अगर खर्च की बात करें तो 68
जो है वो क्या आ गया, मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल आ गया, परिमाप आ गया सॉरी। अब परिमाप आ गया और 21 किधर से खर्च कर रहा है, तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 एकम 8। अब आप देखेंगे यूनिट डिजिट कितनी आ गई, 8 मिली। तो अब आगे मुझे गुणा करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि विकल्प में केवल पहले ही ऑप्शन में 8 है, बाकी किसी भी ऑप्शन में 8 नहीं है, इसलिए पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और आंसर आ जाएगा 1428 रुपये, 1428 रुपये इसको टोटल बाड़ लगाने में खर्च करने होंगे। तो ये रहा, इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यदि कोई संख्या दो सह अभाज्य संख्याओं से विभाज्य है तो वह निम्न में से भी विभाज्य होगी। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने के लिए 20 ले लेता हूँ, और 20 को मैं ऐसी संख्याओं से काटूंगा जो कि आपस में ना कटें। तो जैसे मैंने 2 से काटा 20 को कट जाएगा, और 5 से काटा तो 5 से भी 20 कट जाएगा, यानी कि 2 और 5 जो हो गई वो 20 की क्या हो गई, दो सहअभाज्य संख्या हो गई। सहअभाज्य संख्याएं वे होती हैं कि वे दोनों संख्याएं एक दूसरे से फिर ना कटें, जैसे कि 2 और 5 अब एक दूसरे से कभी भी कैंसिल नहीं होंगी। तो ये 2 और 5 क्या हो गई, 20 की दो सहअभाज्य संख्याएं हो गई। अब आइए चेक करते हैं, अगर 2 और 5 का अंतर करते हैं तो कितना मिलता है, 3 मिलता है। क्या इनके अंतर से 20 भाग जाएगा, जी नहीं। अगर 2 और 5 को जोड़ देते हैं तो मुझे 7 मिलता है, और 7 से 20 को भाग करेंगे तो भाग नहीं जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब बात करते हैं गुणनफल का, तो गुणनफल का अगर 2 और 5 का गुणनफल करें तो मुझे कितना मिलता है, 10 मिलता है, और 10 से अगर 20 को भाग करेंगे तो 20 जो है पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो इसका विकल्प क्या हो गया, तीसरा वाला जो हो गया वो हमारा सही आंसर हो गया कि दीर्घ प्रोडक्ट, यानी उनका जो गुणनफल होगा सहभाज्य संख्याओं का, उससे वो संख्या जो है पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो ये रहा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रमेश की मासिक आय, ये हो गया रमेश और ये हो गया रहीम। अब रमेश चूंकि 24,000 रुपये मासिक आय कमाता है, उसकी आय है, और यहाँ पर रहीम जो है उसकी वार्षिक आय दे रखी है कि 3,83,040 दे रखी है। तो मैं चाहूँ तो अगर रमेश की मासिक आय को वार्षिक आय में कन्वर्ट कर सकता हूँ, या रमेश की वार्षिक को मासिक में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो मैं महीने में ही रखना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने जो रहीम की आयु है आय है उसको मैंने 12 से क्या करूँ, अगर मैं इसको 12 से डिवाइड कर दूँ तो ये भी मासिक आ जाएगी। तो यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं, तो 12 3 36 हो जाएगा, 2 बचेगा, 12 एकम 12 हो जाएगा, 11 बचेगा, 12 9 भैया 108, 2 बचेगा, 12 2 24 और 0, यानी कि 31,920 रुपये आया। अभी खर्च कितना कर रहे हैं, दोनों का जो खर्च है वो सेम है, दोनों 19,920 रुपये ही खर्च करते हैं, 19,920 रुपये खर्च करते हैं, और ये भी 9 है, 19,920 रुपये खर्च करता है। तो बचत में से भाई टोटल 24,000 रुपये महीने ये कमाता है जो कि रमेश है, 31,920 रुपये रहीम कमाता है, दोनों इक्वल खर्च करते हैं। तो उसने पूछा है कि बचत का अनुपात, तो हम क्या करेंगे, घटा करके इनका बचत निकाल लेंगे, फिर उसका अनुपात निकालना हमारे लिए आसान होगा। तो यहाँ घटाते हैं, 0 आएगा, 8 आएगा, 0 आएगा, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास 13, 4 बचा, यानी कि 4,080 आया। ये रेशियो हो जाएगा इससे, इधर घटाएंगे तो ये आ जाएगा 12,000, क्योंकि ये 19,920 चला ही जाएगा, 31 में से 19 जाएगा 12,000। तो ये हमारे पास दोनों का रेशियो आ गया। अब कट करते हैं, कट करेंगे तो 0 से 0 कट हो जाएगा, ये तो हमारी क्या हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास सेविंग। तो ये 0 0 कट गया। अभी काटते हैं, और इसको काटेंगे 4 से, 4 एकम 4, 0, 4 दूनी 8, उसके इधर काटेंगे 4 3 12, 300 आ गया। काटने के बाद और कटना हो तो कट जाएगा ये। अगर मैं 2 से काटूँ तो 2 पंचे 10, 2 एकम 2, इधर काटेंगे 2 से तो 150 आ जाएगा। और देखेंगे 3 से काट करके, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 सते 21, और इधर 3 25 15, यानी कि रेशियो जो मिला वो कितना मिला, 17:50 मिला, जो कि चौथे विकल्प में है। तो चौथा विकल्प जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, यानी बचत का अनुपात 17:50 हो जाएगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बचत घटा करके निकालनी थी, फिर उनको काट करके उनका अनुपात निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 2 समांतर रेखाओं के एक तिर्यक रेखा के प्रतिच्छेदन द्वारा उस तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने अंतःकोण 1 और 70 अंश है। अभी मैंने इससे पहले जो सवाल किया था उसमें मैंने आपको बताया हुआ था कि एक ही ओर के अंतःकोणों का जो योग होता है
उनका योग 180 अंश होता है, अर्थात वो क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। तो अगर एक इसने x दे रखा है और दूसरा इसने 70 डिग्री दे रखा है, तो यानी कि मैं अगर x और 70 अंश को जोड़ देता हूँ तो वे दोनों समपूरक हो जाएंगे एक दूसरे, अर्थात उनका योग 180 अंश हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 70 घट करके x का मान 110 आ जाएगा। अभी उसने पूछा है 3x - 30 का मान, तो ये x की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी। 3x - 30 यहाँ पुट करेंगे तो 3 × x की वैल्यू यहाँ पर 110 माइनस का 30 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 330 - 30 आ जाएगा और सॉल्व करने पर घट करके ये आ जाएगा 300 अंश, यानी कि टोटल जो वैल्यू आई वो आई 300, जो कि चौथे विकल्प में है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसी थैले में 7 नीली, 4 लाल, 6 काली और 3 सफ़ेद गेंदें हैं। इस थैले में से बिना अंदर देखे एक गेंद निकाली जाती है, तब एक काली या नीली गेंद प्राप्त होने की प्रायिकता। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि टोटल यहाँ पर जो प्रायिकता होती है वो 1 से सदैव कम होती है। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए फार्मूला दे रखा है, देख लीजिए कि लिखा है घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी कुल संभव परिणाम जो कि अनुकूल परिणाम जो हमें प्राप्त हो सकते हैं और जो प्राप्त हो सकते हैं और जो नहीं प्राप्त हो सकते, अर्थात कुल संभावित कुल परिणामों की संख्या वो नीचे रखनी होती है, वही हमारा होता है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। तो यहाँ पर टोटल परिणाम क्या हो सकते हैं भाई, निकालने के लिए तो 7 नीली भी निकल सकती है, 4 में से लाल में से कोई निकल सकती है, यानी कोई भी गेंद उसमें से निकल सकती है। 7 में से नीली में से कोई भी नीली आ सकती है, 4 लाल में से कोई भी लाल आ सकती है। तो यहाँ पर टोटल जो संभावित मान हो जाएंगे वो सबको जोड़ना पड़ेगा। तो वो जोड़ेंगे तो 7 4 11 11 और 6 17 और 17 3 20, यानी टोटल जो मान हो गए वो हो गए 20। 20 में से कोई भी गेंद हम हाथ डाल करके बिना देखे उसमें से निकाल सकते हैं। लेकिन चाहिए कौन सी, चाहिए हमें या तो एक काली निकले या एक नीली निकले। तो अगर नीली निकलेगी तो 7 में से कोई भी एक निकल सकती है, और अगर काली निकलेगी तो 6 में से कोई एक निकल सकती है। तो 7 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 और टोटल नीचे हो गए 20, यानी जो प्रोबेबिलिटी हो गई 13/20 होगी। तो इस प्रकार से इसका जो तीसरा विकल्प है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो अब बारी आपकी है। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर सीटेट की प्रिपरेशन के लिए हमसे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेट कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक को समय पर पहुंचती रहे और आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट ज़रूर हो सके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस क्लास से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए आपका समय शुभ हो। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।